हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी रेखा मैम। आजकल ललितपुर में कोरोना बहुत फैल रहा है, सो आई होप ऑल ऑफ यू स्टे होम एंड स्टे सेफ। आप घर में रहें और सुरक्षित रहें। इसके चलते आपकी ऑनलाइन पढ़ाई चली रही है, जिसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे अर्थशास्त्र, जो आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है। इसमें आपका पार्ट दूसरा आता है संसाधन के रूप में लोग। इसका आपका पहला चैप्टर जो है वो आपका काट दिया गया है, वो आपको पेपरों में नहीं आएगा। तो संसाधन के रूप में लोग, इसमें दो शब्द आते हैं, संसाधन और लोग। संसाधन प्रकृति द्वारा प्राप्त समस्त उपहार, जो हमें भूमि, जल, खनन, वनस्पति, ये सारे हमें जो प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए हैं वो संसाधन कहला जाते हैं। और लोग व्यक्ति स्वयं, यानी दो शब्द संसाधन और लोग। लोग यानी मानव भी स्वयं एक संसाधन के रूप में है, यानी मानव को भी एक संसाधन माना गया है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत आप मानव संसाधन के विषय में पढ़ेंगे। अब आता है आपका टॉपिक मानव संसाधन। अन्य संसाधनों से उत्तम, जैसे भूमि, पूंजी इत्यादि, क्योंकि ये संसाधन स्वयं अपना उपयोग नहीं करते, लेकिन मानव यह एक सजीव क्रियाशील कारक है। अर्थात मानव संसाधन अन्य संसाधनों से उत्तम है, यानी भूमि, खनन, वनस्पति, अन्य जो हमें प्रकृति से द्वारा प्राप्त निःशुल्क उपहार है, उन सबसे उत्तम मानव संसाधन है। क्योंकि ये सारे संसाधन जो है, भूमि है, पूंजी है, ये अपना उपयोग स्वयं नहीं कर सकते हैं, इनका उपयोग मानव करता है। यानी मानव इन वस्तुओं का उपयोग अपनी सजीव क्रियाशील, यानी अपनी योग्यता के आधार पर अपनी क्रियाओं के द्वारा इन वस्तुओं का उपयोग करता है। इसीलिए मानव संसाधन को क्या है, उत्तम संसाधन माना गया है। दूसरा इसी का टॉपिक चलता है मानव पूंजी। अब आपका आता है टॉपिक मानव पूंजी। मानव लोग पूंजी का प्रयोग यहाँ पैसे के लिए नहीं, मानव के टैलेंट के लिए, उसके कौशल के लिए प्रयोग किया गया है। जैसे मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान और स्टॉक है। यानी मानव पूंजी क्या है? मानव पूंजी मानव के कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। यानी जो खर्चा हम उसके कौशल पर करते हैं, उसकी कौशल की क्षमता को बढ़ाने के लिए करते हैं, वो आपकी मानव पूंजी है। अथवा भौतिक पूंजी पर लगने वाले श्रम को मानव पूंजी कहते हैं। तो इस तरह आपने देखा मानव संसाधन किसे कहते हैं, मानव पूंजी कैसे कहते हैं। तीसरा आता है मानव पूंजी निर्माण। अब आता है कि मानव पूंजी का निर्माण कैसे किया जाए। कि हर व्यक्ति में, हमने ऊपर बताया कि हर व्यक्ति में कौशल होता है, टैलेंट होता है, कुछ न कुछ टैलेंट होता है उसके अंदर, जिसको और अधिक निखार कर हम और अच्छा उसको कर सकते हैं। तो मानव संसाधनों का और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाना चाहिए। यानी जो भौतिक पूंजी है वो शिक्षा, स्वास्थ्य पर खर्च करके हम मानव पूंजी का निर्माण कर सकते हैं। जिस चीज में उसका टैलेंट है उसके द्वारा उसको शिक्षित, प्रशिक्षित करके उसके स्वास्थ्य पर ध्यान देकर हम पूंजी का निर्माण मानव पूंजी का निर्माण कर सकते हैं। मानव पूंजी में निवेश करके, जैसे शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य पर हम ये खर्च करके मानव पूंजी का निर्माण कर सकते हैं। एक उदाहरण के द्वारा आपका जापान देश का है, जैसे इसमें आपके बुक में है कि उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है, बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है। यानी आपकी उच्च शिक्षा से आपको आय प्राप्त होती है, समाज का भला होता है, आपका भला होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं है या उतनी स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई हैं। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप उपयोग नहीं हो सकती। जैसा कि हमने ऊपर भी तुम लोगों को यही बात बताई थी कि मानव पूंजी जो है, मानव भौतिक पूंजी का और संसाधनों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन ये भौतिक संसाधन वो स्वयं अपना प्रयोग नहीं कर सकते। इसीलिए मानव संसाधन को उत्तम संसाधन माना जाता है। मानव पूंजी पर निवेश करके ही हम देश का विकास कर सकते हैं। जैसे जापान जैसा एक छोटा द्वीप, जैसे आपके इसमें भी उदाहरण दिया है कि जापान जैसे देशों में मानव संसाधन पर निवेश किया जाता है। यानी वहाँ जो निवेश किया जाता है मानव की शिक्षा पर, उसके प्रशिक्षण पर व्यय किया जाता है। इसीलिए जापान जैसा छोटा द्वीप आज विकसित देश की श्रेणियों में आता है। उसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यह विकसित धनी देश है।
वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। यानी प्राकृतिक संसाधनों का तो हम आयात कर सकते हैं, लेकिन मानव निवेश पर जो हम खर्च करके मानव संसाधन को उपयोगी बना सकते हैं वो हम स्वयं बना सकते हैं। तो वे कैसे धनी विकसित बने? उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश किया। यानी उन्होंने मानव संसाधन के शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर निवेश करके मानव संसाधनों का निर्माण किया और आज देश के विकसित देशों की श्रेणी में आता है। इस प्रकार आपने देखा मानव संसाधन, मानव पूंजी और मानव पूंजी के निर्माण। अब आपका आता है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्रियाकलाप। ये 3 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, सबसे पहले आपका आता है प्राथमिक क्षेत्र। जो क्रियाएं सीधी भूमि और जल से जुड़ी हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मुर्गी, खनन प्रक्रिया, ये सारे आपके प्राथमिक क्षेत्र से आते हैं। यानी जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जैसे भूमि, आपका कृषि भी जो है भूमि से संबंधित है, खनन प्रक्रिया भी आपकी जमीन से संबंधित है, जल भी आपका जमीन से संबंधित है। तो जो सीधे भूमि से संबंधित है, पशुपालन है, ये सारे आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र, विनिर्माण उद्योग शामिल है, जैसे गन्ने के रस से चीनी बनाना। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण उद्योग आते हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र से गन्ने को उत्पन्न करना और गन्ने के द्वारा द्वितीयक क्षेत्र में चीनी बनाना, या प्राथमिक क्षेत्र से खनन प्रक्रिया द्वारा लोह को निकालना और द्वितीयक क्षेत्र विनिर्माण उद्योग के जरिए उस इस्पात से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करना। तृतीयक क्षेत्र में आपकी सेवाएं शामिल होती हैं। सेवाओं से जुड़ी क्रियाएं जैसे व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा इत्यादि, ये सारी आपकी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती हैं। जो हम इससे डायरेक्ट सामान या वस्तुएं नहीं बनाते हैं, इसमें हम सेवाएं देते हैं, जैसे या सेवाएं लेते हैं, जैसे व्यापार करना, परिवहन, हम अपना सामान ट्रकों द्वारा मंगाते हैं और ट्रकों वालों को पैसे देते हैं। तो ये एक सेवा है जो परिवहन ट्रक वाले हमें देते हैं, जिसके बदले में वो हमसे पैसा प्राप्त करते हैं। तो इस तरह इनको 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रों के क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। ये क्रियाएं राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करती है। यानी इन क्रियाओं के द्वारा जो आय प्राप्त होती है वो राष्ट्रीय आय में क्या करती हैं? मूल्य को बढ़ाती हैं, मूल्यवर्धन करती हैं, यानी राष्ट्रीय आय को बढ़ाती हैं। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। यानी जो ये क्रियाएं की जाती हैं, वो चाहे प्राथमिक क्षेत्र को, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं, ये सारे कार्य जो हैं आर्थिक क्रियाएं कहलाई जाती हैं। आर्थिक क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला है आर्थिक क्रियाएं। ये क्रियाएं वेतन या लाभ के उद्देश्य से क्रियाएं की जाती हैं। जो कार्य हम वेतन या लाभ या पैसे के मोह में करते हैं, वो क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अतः इन्हें बाजार क्रियाएं भी कहा जाता है। यानी बाजार में हम जो कार्य करने जाते हैं, जिसके बदले में हमें पैसा प्राप्त होता है, वो आर्थिक क्रियाएं बाजार क्रियाएं कहलाई जाती हैं। दूसरा आपका आता है अनार्थिक क्रियाएं। ये क्रियाएं स्व उपभोग के लिए की जाती हैं, अतः इन्हें गैर बाजार क्रियाएं कहते हैं। यानी ये क्रियाएं जो है पैसे के उसमें नहीं की जाती हैं, पैसा प्राप्त करने के लिए नहीं की जाती, ये स्व उपभोग के लिए की जाती हैं। जैसे उदाहरण है, मैं एक टीचर हूँ, मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ, इसके बदले में मुझे क्या है? वेतन प्राप्त होता है। ये मेरी बाजार क्रिया है या आर्थिक क्रिया है। लेकिन जब मैं अपने घर में अपने बच्चों को, अपने लोगों को पढ़ाती हूँ, तो उसके बदले में मुझे कोई पैसा प्राप्त नहीं होता है। वो आपकी अनार्थिक क्रिया या गैर बाजार क्रियाएं कहलाती हैं। इस तरह 2 क्रियाएं होती हैं, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। आज के लिए बच्चों इतना काफी। अब शेष दूसरे वीडियो में।